हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। और बहुत अच्छे हो, मस्त हो। पूरा NCERT टॉपिक को आपको पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन क्लियर करनी है। तो देखिए बेटा कि अपन आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एयर पोल्यूशन में अपन ने आपको बताया था कि भाई जितने भी ताप विद्युत बिजली घर हैं या ताप संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र हैं, या इसके अलावा धातु पिघलाने के संयंत्र स्मेल्टर्स हैं, इनसे आप जानते हैं कि कणिकीय प्रदूषक के साथ साथ विषैली गैसें भी और कुछ अहानिकारक गैसें भी रिलीज होती हैं। तो फिर उन अहानिकारक गैसों को वायुमंडल में या भार मुक्त होने से पहले उन हानिकारक को हटाने के लिए बहुत सारे आपने उपकरण काम में लिए। उनमें से आपने पढ़ा EP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, और जो उस एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय प्रदूषक को हटा देता है। उसके बाद आपने कहा कि कुछ बहुत महीन कणिकीय प्रदूषक जो EP नहीं हटा पाता है, उसके लिए आपने पढ़ा मार्जक, स्क्रबर। और मार्जक महीन से महीन कणिकीय प्रदूषकों को और SO2 जैसी विषैली गैस को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद वहां देखो थर्ड जो आपका उपकरण था, तो वो थर्ड उपकरण बेटा क्या था? तो थर्ड आपका था कैटालिटिक कन्वर्टर। थर्ड वहां पर क्या था बेटा? कैटालिटिक कन्वर्टर। तो बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर क्या था? उत्प्रेरक परिवर्तक। अब देखिए बेटा कि कैटालिटिक कन्वर्टर यानी उत्प्रेरक परिवर्तक क्या है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इनका प्रयोग अपन किन में करते हैं। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि इनका प्रयोग स्वचालित वाहनों, ऑटोमोबाइल्स। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो जो स्वचालित वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल्स। और ऑटोमोबाइल्स आप जानते हैं ईंधन का दहन करते हैं। तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण ही कौन है? ऑटोमोबाइल्स है, स्वचालित वाहन। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग, इनका प्रयोग स्वचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। यानी जो ऑटोमोबाइल्स, तो जब डीजल पेट्रोल का दहन होता है तो आप समझ सकते हैं बेटा कि वहां SO2 है, NO2 ऐसी गैसेज रिलीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, अदहित हाइड्रोकार्बन आपको मैंने बताए थे। तो बेटा आपने कहा कि कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग स्वचालित वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, या अपन कहें कि उसको कम करने के लिए किया जाता है। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें कैटलिस्ट के रूप में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा क्वेश्चन आता है, कैटलिस्ट के रूप में महंगी धातुएं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स, महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है और रोडियम। बात को समझ रहे हैं आप? बहुत ही महंगी धातुएं होते हैं, गोल्ड से भी महंगी धातुएं आपकी होती है, प्लेटिनम है। यानी बेटा अपन कहते हैं सीधी सी बात कि इनमें उत्प्रेरक के रूप में महंगी धातुएं प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम यस प्रयुक्त करते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम तथा रोडियम ये प्रयुक्त करते हैं। यस बेटा, अब आप समझ सकते हो कि जो महंगी धातुएं हैं ये कैटलिस्ट है। ये क्या करते हैं? या तो जो हानिकारक गैस है उनको अहानिकारक में या कम हानिकारक में परिवर्तित कर देती हैं। तो आप जानते हैं कि इनके द्वारा वाहनों के धुएं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को या हानिकारक गैसेज को, हानिकारक पदार्थों को अहानिकारक या कम हानिकारक
पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। है ना बेटा? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि यहां आप एग्जांपल देखना, जैसे जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना खतरनाक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटालिटिक कन्वर्टर किसमें चेंज कर देते हैं? CO2 में। तो CO2 सामान्य मात्रा में तो प्रदूषक होता ही नहीं है ना, अगर उसकी ज्यादा मात्रा हो तब एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हानिकारक, कम हानिकारक में हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें चेंज कर दिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यस बेटा, ऐसे आप समझो, देखो कि जैसे अपन बात करते हैं कि वहां सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अदहित हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि जब भी ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो पीछे क्या बच जाते हैं? अदग्ध हाइड्रोकार्बन। तो अनब्रंट हाइड्रोकार्बन, आप दिमाग लगाना, जो अनब्रंट हाइड्रोकार्बन है, अदहित हाइड्रोकार्बन है, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? CO2 व H2। जैसे जो बहुत ही लग्जरी कार आती हैं तो उनके धुआं उत्सर्जक से कभी कभी पानी भी गिरता है, वो यही है कि अनब्रंट हाइड्रोकार्बन को, अदग्ध हाइड्रोकार्बन को ये CO2 और H2 में चेंज कर दिया। बात को समझ रहे बेटा? और सीधी सी बात बताऊं कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं NO2 ये, तो ये उसको किस में चेंज कर देते हैं? N2 गैस में चेंज कर देते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आप जानते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स को N2 में परिवर्तित कर देते हैं। यस बेटा, तो इस प्रकार अपने बात बड़ा कि काम करते हैं कौन? कैटालिटिक कन्वर्टर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो नोट क्या होता है, ध्यान से सुनना, है ना बेटा? जिन वाहनों में ये कैटालिटिक कन्वर्टर फिट होते हैं, फिटेड होते हैं इनके धुआं उत्सर्जक में, इंजन के पास जहां ईंधन का दहन होता है उसके आसपास आगे ये कैटालिटिक कन्वर्टर फिट होते हैं, है ना? तो बेटा आप कहते हो कि जिन वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं उनमें लेड फ्री का मीन क्या हो गया? सीसा रहित पेट्रोल डीजल प्रयुक्त करते हैं। बात को समझे बेटा? क्योंकि देखो ये जो लेड है, ये पीबी की बात है बेटा, लेड यानी मेटल है, धातु है। ये जो लेड है, लेड इन धातुओं को, अगर लेड की प्रेजेंस हो तो इन जो कैटालिटिक धातुओं को, इन उत्प्रेरक धातुओं को अक्रिय कर देता है। बात को समझे बेटा? इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है कि जिन वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर फिटेड होते हैं उनमें अपन लेड फ्री, सीसा रहित पेट्रोल डीजल क्यों प्रयोग में लेते हैं? क्योंकि लेड पीबी जो धातु है वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में कौन है? प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम। इनको आप जानते हैं कि अक्रिय कर देगा। अगर अक्रिय कर देगा तो ये बहुत प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएंगे। यस बेटा, तो ये आपके हो गए, मतलब इनको अक्रिय कर देगा या निष्क्रिय बना देता है। यस बेटा, तो ये आपके हो गए कैटालिटिक कन्वर्टर हो गए। यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन इनसे आपका आता है। अब देखिए बेटा अपन नेक्स्ट, ये आपका वायु प्रदूषण में अपन ने उन उपकरण को अपन ने पढ़ लिया कि जो कणिकीय प्रदूषकों या उन विषैली गैसों को थोड़ा कम कर सकें, हटा सकें। बात को समझे? और अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। तो देखो बेटा कि ध्वनि भी अगर अवांछनीय स्तर की अगर ध्वनि हो तो अपने लिए क्या है? मतलब प्रदूषक है। बात को समझे? तो आप जानते हैं बेटा कि ध्वनि का अवांछनीय स्तर प्रदूषक है, यह प्रदूषक माना जाता है। यस बेटा, जैसे अपन कहें कि 60 डेसिबल
ध्वनि की तीव्रता अपन किस में मापते हैं? डेसिबल में। यस, और वहां आपने जो तरंगे पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, ए सर्वे, वो आवर्ती लेते हो ना, 0 से 20 हर्ट्ज, फिर 20 से 20,000 सर्वे और परा सर्वे। यस बेटा, वो भी खैर इस रिलेटेड यहां अपन ध्वनि की तीव्रता मानते हैं डेसिबल में। तो 60 डेसिबल से ऊपर ऊपर का ध्वनि स्तर, अगर 60 डेसिबल तीव्रता से ऊपर का ध्वनि स्तर हो, से ऊपर का ध्वनि स्तर आप जानते हैं बेटा कि सामान्यतः प्रदूषक, पोल्यूटेंट, प्रदूषक माना जाता है। यस बेटा, इसको प्रदूषक माना जाता है। और आप जानते हैं ये जो रॉकेट प्रणोदन होता है, जेट एयरवेज है, वहां आप जानते हो 150 डेसिबल से भी ऊपर की ध्वनि हो सकती है। तो ध्यान से सुनना कि 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि, 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि, इस तीव्रता से अधिक ध्वनि जो जेट प्लेन या रॉकेट द्वारा उत्पन्न होती है, यस बेटा, इसके संपर्क में अगर अपन कम समय के लिए भी रहें या इसके संपर्क में अगर अपन रहें तो ये ईयर ड्रम को क्षतिग्रस्त करके स्थायी बहरेपन का कारण हो सकती है। इसके संपर्क में कम समय तक रहने पर भी यह स्थायी बहरेपन का कारण बन सकती है। यस बेटा, यानी ईयर ड्रम जो अपना कान का पर्दा है ना, उसको नुकसान खत्म कर देगी। तो ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचाकर, लेकिन ऐसी बात नहीं कि 150 डेसिबल ही, अगर आप 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि के संपर्क में भी लगातार रहते हैं तो कई सारे विकार उत्पन्न होते हैं, कई सारे विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे नींद नहीं आना, अनिद्रा होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन जाना, हृदय स्पंदन बढ़ना, है ना, बीपी बढ़ना, ऐसे अपन बात रहे कि कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि आप जानते भी कम तीव्रता की ध्वनि में लंबे समय तक रहने पर भी, जैसे 80 डेसिबल के लगभग भी बहरापन भी हो सकता है। और इसके अलावा अपन कहें बेटा कि ये ध्वनि प्रदूषण से या ध्वनि के अवांछनीय स्तर से कई सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ध्वनि के अवांछनीय स्तर से कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे अपन कहें बेटा कि अनिद्रा है ना, अवसाद है, हृदय स्पंदन में वृद्धि है, बीपी में वृद्धि है, या मानसिक परेशानियां, चिड़चिड़ापन, ये सारे उत्पन्न हो सकते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं बेटा कि ये सारी बात आपकी हो सकती है। अब देखिए कि भी फिर भी चलो इस ध्वनि प्रदूषण की अपन बात करते हैं तो कुछ बातें, जैसे हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल के अंदर तो रोगी वैसे ही बेचैन होते हैं, तो वहाँ 30-35 डेसिबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 से 35। ऐसे ही स्कूल होता है तो 40-45 का स्तर होना चाहिए। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि मार्केटरी हैं तो चलो 50-60 तक चलेगा, बात को समझे, लेकिन 60-70 से आगे की ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए, बात को समझे। तो देखो कि इस ध्वनि प्रदूषण को भी थोड़ा कम करने के लिए कई सारे कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, इन ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो अपन बात करते हैं कुछ उपायों की, तो ध्यान दीजिएगा।
तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय बता देता हूं आपको। हमें देखो शॉर्ट में बात करते हैं अपन। जैसे बेटा सबसे पहले आप जानते हो कि ग्रीन बेल्ट या ग्रीन मफलर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन बेल्ट या ग्रीन मफलर, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि ग्रीन बेल्ट या ग्रीन मफलर क्या होता है। यस, तो देखो अत्यधिक वृक्षारोपण सड़क के किनारों के आसपास या किनारों के दोनों तरफ या अत्यधिक वृक्षारोपण ध्वनि की तीव्रता क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं वृक्ष। तो अगर घने घने वन होंगे या घने वृक्ष होंगे ना, तो ध्वनि की तीव्रता थोड़ी क्या हो जाती है, कम। तो उसको आप कहते हो ग्रीन बेल्ट या ग्रीन मफलर, है ना। यानी अत्यधिक वृक्षारोपण से अपन कहें बेटा कि अत्यधिक वृक्षारोपण से ध्वनि की तीव्रता को कम किया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता को कम किया जा सकता है। यस बेटा। और फिर अपन कहें कि देखो अगली बात करें कि उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं, या दूसरा अपन बात कहें, ये आपका हो गया कि उद्योगों में काम करने वाले लोगों के द्वारा ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग। यस बेटा, जैसे अपन बात रही कि ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग, ये क्या कहलाता है, नॉइज मफलिंग। यह नॉइज मफलिंग कहलाता है। जो जैसे आप जानते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जहां मशीनरी होती हैं, तो वहां ध्वनि अवशोषक कई सारे पदार्थ यूज किए जाते हैं। यस, खैर ये आपकी सारी बातें आपकी हो गई। इसके अलावा देखो कि थर्ड इसमें क्या है कि जो हॉस्पिटल या स्कूल के आसपास के क्षेत्र हैं, तो मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहां साइन दे दिया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, हॉर्न फ्री जोन। यस, तो हॉस्पिटल और स्कूल के पास के क्षेत्र, हॉस्पिटल व स्कूल के आसपास के क्षेत्र हॉर्न फ्री जोन, यानी वहां हॉर्न फ्री जोन होते हैं, वहां लाउड स्पीकर भी आप नहीं बजा सकते हो, है ना बेटा। तो ये सारी बातें आपकी होती है। इसके अलावा आप जानते हो कि लाउड स्पीकर की पर इन पर भी मेट्रो सिटीज में डीजे पर इन पर रोक है। जैसे बाहर अपन बजा सकते हैं, तो मेट्रो सिटीज में कम ध्वनि के साथ बजाया जाएगा निश्चित समय के तक। यस, तो खैर ये सारे आपके ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय थे। अब देखो बेटा अपन एक केस स्टडी पढ़ते हैं, और वो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केस स्टडी है बेटा कि दिल्ली में आप जानते हैं कि वाहन प्रदूषण का नियंत्रण है, जानते हो बेटा। तो केस स्टडी आपका क्या है, एक केस अध्ययन अपन पढ़ते हैं। यहाँ जितने भी केस स्टडी टॉपिक में आएगी उसको आपको बहुत तरीके से पूरा देखना है एनसीईआरटी से, क्योंकि केस स्टडी से एक ना एक क्वेश्चन आता है। 2018 में 19 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बात को समझ रहे हैं। और तो देखिएगा कि केस स्टडी दिल्ली में वाहन प्रदूषण का नियंत्रण है। केस स्टडी क्या है, दिल्ली में वाहन प्रदूषण का नियंत्रण। तो दिल्ली में वाहन प्रदूषण का नियंत्रण अपन बात करते हैं, यानी जो व्हीकल के द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है। तुम्हें पता है दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ही स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल्स हैं। वहाँ गुजरात और बंगाल की संख्या में, दोनों की संख्या में दिल्ली में कारें बहुत ज़्यादा है, बात को समझ रहे हैं। तो दिल्ली में वाहन प्रदूषण के लिए क्या कहा कि देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषक शहर है। पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो सिटी है, मेट्रो सिटी, वो क्या है, दिल्ली है। तो यह भाई दिल्ली अपन कहें कि दिल्ली भारत का सबसे
मोस्ट पोल्यूटेड, सबसे पोल्यूटेड सिटी है। यस, और यानी सबसे प्रदूषक शहर है। कारों की संख्या यहां पर गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों से ज्यादा है। बात को समझ रहे हैं। और उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 1990 के दशक में जो दिल्ली है, दिल्ली 1990 के दशक में विश्व के 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, विश्व के 41 सबसे प्रदूषक शहरों में से आप जानते हैं कि 4th स्थान पर था, मतलब 4थे स्थान पर अपने बात रहे कि कौन था भी, दिल्ली। तो फिर इतनी बड़ी समस्या आई, तो यहां के लोगों ने क्या किया, जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना। तो आप जानते हैं कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण जब बड़ी समस्या आने लग गई, वहां जानते हो बहुत बार कोहरा आ जाता है, पिछली बार भी सर्दियों में प्रॉब्लम होती, फॉर्म कोहरा आ जाता है, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर। तो अत्यधिक प्रदूषण की समस्या के कारण दिल्ली के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बेटा एक जनहित याचिका जारी की। जनहित याचिका होती है जैसे पर्यावरण पे कोई समस्या हो या सामाजिक प्रॉब्लम हो, तो अपन बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। तो अत्यधिक प्रदूषण समस्या के कारण दिल्ली के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, जिसको अपन बोलते हैं PIL, पीपुल, ये जो आप जानते हैं बेटा कि इसमें पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपके होती PIL दायर की। तो भाई वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तुरंत आदेश दिए कि भाई कैसे ना कैसे इस प्रदूषण को कम करो, वरना तो आप जानते हैं कि वहां जीवन यापन ही बहुत भयानक हो जाएगा। यस, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिल्ली सरकार को निर्देश दिए। यस बेटा, अब दिल्ली सरकार को निर्देश क्या दिए, ये निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों में, सभी जितनी भी आपकी सरकारी बसें हैं या फिर अपन कहें बेटा कि जो भी सार्वजनिक वाहन है उसमें CNG के द्वारा संचालन किया जाए। यस बेटा, तो यहां सीधे अपन ऐसे लिखें कि सभी सार्वजनिक वाहनों को CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो CNG के द्वारा संचालित किया जाए। और आप जानते हो सन 2000 में दिल्ली सरकार ने कर भी दिया कि सन 2002 में दिल्ली में सभी वाहन मतलब CNG से संचालित थे। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तुम जानते हो बेटा कि जब भी अपन पेट्रोलियम पदार्थ खुदाई से प्राप्त करते हैं जहां से भी, तो वहां पेट्रोलियम पदार्थ आने से पहले एक नेचुरल गैसेज की परत आती है, उसमें मुख्य मिथेन ही तो होता है, मेथेन CH4, तो उनको अपन कंप्रेस करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो आपकी होती है CNG। यस, और 2002 में CNG लागू भी कर दी। बात को समझे। अब ध्यान दो कि भी CNG डीजल पेट्रोल की तुलना में ज्यादा अच्छा क्यों है भाई, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भी CNG डीजल, ये भी क्वेश्चन है, डीजल पेट्रोल की तुलना में बेहतर ईंधन है। कैसे भी,
मैं बता दूं आपको इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि यह अत्यधिक दक्ष ईंधन है। अत्यधिक दक्ष यानी अत्यधिक दक्ष ईंधन है, मोस्ट इफिशिएंट फ्यूल। मोस्ट इफिशिएंट फ्यूल का मतलब क्या होता है कि वाहन के इंजन पर इसका लगभग दहन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज ही कम है। भाई कार्बन हाइड्रोजन फॉर्मूले में ज्यादा हो, अगर आणविक सूत्र में जैसे मान लो कि C17 या फिर C15 हो और H18 ऐसे, तो ये ज्यादा है, उतने ही अदग्ध हाइड्रोकार्बन ज्यादा बनेंगे। अब ये है ही नहीं, इनमें इसमें क्या है, मिथेन है ओनली। इसका मुख्य वो क्या होता है, मिथेन, इसलिए ज्यादा दक्ष ईंधन है। तो CNG मतलब अधिक दक्ष ईंधन है ना, क्योंकि वाहन में उपयोग के पश्चात यह बहुत कम मात्रा में अदहित हाइड्रोकार्बन के रूप में बचता है। यह सबसे मुख्य कारण है, बाकी तो ऐसे ही है, अदहित हाइड्रोकार्बन के रूप में बचता है। मतलब ये इस कंप्लीटली ऑलमोस्ट बर्न हो जाता है, जल जाता है और एनर्जी दे देता है। अदग्ध हाइड्रोकार्बन के रूप में बहुत न के बराबर ये बचता है। क्या बेटा, CNG। यस, क्योंकि देखो इसका जो अगर अपन बात करें फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, मीथेन। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो अदहित हाइड्रोकार्बन इससे बहुत ही कम बचेंगे, क्योंकि मीथेन इसका मुख्य अवयव है। बस फिर तुम आ जाते हो ना, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हो तो प्रभाजी आसवन विधि से तुम अलग अलग, जैसे 30 डिग्री का उतनांक पर पेट्रोलियम गैसेज LPG, उसमें आपका होता है कार्बन संख्या 1 से 4, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन उसके संगठक होते हैं। फिर आगे आ जाओ गैसोलीन पेट्रोल में, जो एरोप्लेन्स में डलता है। फिर पेट्रोल में आ जाओ तो कार्बन संख्या बढ़ती जाती है। फिर डीजल में तो और भी ज्यादा। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्रदूषक होता है तो कोलतार होता है, डामर, केरोसिन तेल के बाद में कोलतार बचता ना, जो सड़क निर्माण में काम में आता है, वो तो भयानक प्रदूषक होता है। इसलिए आप जानते हैं कि CNG इसलिए। अच्छा फिर सुनो, CNG को अपमिश्रित नहीं किया जा सकता, अपमिश्रित नहीं किया जा सकता। यस बेटा, यानी कुल मिलाकर CNG में कोई फालतू बात नहीं मिलाई जा सकती। क्यों, पेट्रोल में तो केरोसिन मिला सकते हो, CNG में नहीं मिल सकते, गैस है ना। हाँ बस कमी है कि सप्लाई थोड़ी सी इसकी मतलब थोड़ी कठिन है सप्लाई। यस, अच्छा अपन कहते हैं CNG की चोरी नहीं हो सकती, गैस को कैसे चोरेगा कोई, थैले में थोड़ी डाल के ले जाएगा, हैं बात समझ रहे ना। तो CNG को अपमिश्रित नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट बात। यस बेटा, बोलो, क्लियर। और चोरी नहीं की जा सकती तो छोटे मोटे कारण हो गए, वो तो बात समझ गए आप। इसलिए आप जानते हैं कि CNG ज्यादा अच्छा ईंधन है, और बस इसकी कमी यही है कि इसकी बड़ी समस्या पाइपलाइन के द्वारा इसकी आपूर्ति करने में, पाइपलाइन के द्वारा इसकी आपूर्ति करने में। फिर आप जानते हो कि दिल्ली सरकार ने और क्या उपाय अपनाए। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। पता है दिल्ली के अंदर ये जो तुम 2005 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, ये एंट्री नहीं कर पाएंगी। तो आप जानते हैं सख्त आदेश से पुराने वाहनों पर वहां प्रतिबंध लगा दिया। यस, इसके अलावा और भी कई उपाय किए गए, जैसे वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग। वाहनों में किसका उपयोग, कैटालिटिक कन्वर्टर भी समझाया था आपको मैंने। तो वो प्रदूषण को कम करेंगे, रोकेंगे। स्वचालित वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग, यस, ये किया गया। समझे नहीं समझे। इसके अलावा और भी कई वहां पर उपाय किए गए, जैसे आप कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करेंगे तो फिर लेड फ्री यानी सीसा रहित पेट्रोल डीजल, लेड फ्री पेट्रोल डीजल का उपयोग, वरना तो फिर ये अक्रिय हो जाएंगे ना। यस, इसके अलावा ऐसा ईंधन जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम हो, चाहे कि अदग्ध हाइड्रोकार्बन कम बने, तो इन सब का भी प्रयोग किया गया। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि फिर
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आएगी जिसको मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सरकार ने फिर क्या हुआ और आगे, अगर बहुत मस्त तरीका से तो अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाऊंगा कि दिल्ली में जो वाहन प्रदूषण और कम करने के लिए क्या किया गया, तो कम सल्फर, है ना, यानी अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कहेंगे कि भी कम सल्फर युक्त, ताकि SO2 कम बने, कम सल्फर युक्त पेट्रोल डीजल का उपयोग। यह भी मैंने बताया कि कम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ताकि अदग्ध हाइड्रोकार्बन कम बने, बार बार बोल रहा हूं, और सल्फर कम होगा तो SO2 कम बनेगी। तो यहां आप जानते हो दिल्ली के अंदर क्या किया गया, दिल्ली में जो सख्त पर्यावरणीय मानकों, सख्त पर्यावरणीय मानकों को लागू किया गया ना बेटा, बहुत ज्यादा सख्त जो पर्यावरणीय मानक हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा यहां पर, और इन सभी प्रयासों से दिल्ली में CO2 और SO2 की सांद्रता 1997 से 2005 के मध्य कम भी हुई। ये सारे प्रयास किए गए तो दिल्ली के अंदर CO2 और SO2 की जो सांद्रता है वो 1997 से 2005 के मध्य कम भी हुई। अब देखो भारत सरकार की जो नई वाहन ईंधन नीति है, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यस बेटा, तो देखो आप समझो बेटा, ये सख्त पर्यावरणीय मानक जो मैंने यहां करवाए, ये देखो दोबारा से आएंगे कि देखो भारत सरकार की जो नई वाहन ईंधन नीति है NAFP, सॉरी, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यस बेटा, नई वाहन ईंधन नीति, यस, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, बात को समझ रहे हैं। तो भारत सरकार की जो नई वाहन ईंधन नीति है, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, उसका क्या टारगेट था, उसका क्या लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था कि ईंधन में उपस्थित सल्फर तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रतिशत को कम करना, लगातार कम करना, ये इसका लक्ष्य था, है ना। ईंधन में उपस्थित सल्फर तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना बेटा, तो उसके मात्रा को क्या करना, कम करना, बात को समझ रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल में उपस्थित सल्फर, ताकि SO2 कम बने, और वो बहुत हानिकारक था, सबसे हानिकारक प्रदूषक था, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम होंगे तो अदग्ध हाइड्रोकार्बन कम बनेंगे। तो ये सारी चीजें की जाए, ये किसका था बेटा, NAF का बात थी, NAFP, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी। अच्छा, इसका टारगेट क्या था कि लगातार पर्यावरणीय मानकों, सख्त पर्यावरणीय मानकों को लागू करके, और मैं बता दूं आपको कि भाई NAF के अनुसार गंधक की मात्रा को घटाकर 50 ppm तक ले आओ, सल्फर की मात्रा, है ना। तो NAF, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अनुसार ईंधन में सल्फर, गंधक की मात्रा को घटाकर 50 ppm तक लाने का लक्ष्य रखा गया।
तो देखो इसके लिए बेटा आप जानते हैं कि क्या बने, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपके पर्यावरणीय मानक बने, और पर्यावरणीय मानकों को अपन कहते हैं या तो यूरो मानक, यूरो स्टैंडर्ड, यस बेटा, यूरो मानक, या भारत में उनको अपन क्या कह देते हैं, भारत स्टेज, भारत स्टेज, यस बेटा। तो आप जानते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या था, यूरो सेकंड, ये था सबसे पहले यूरो सेकंड, यूरो माना क्या, भारत स्टेज। आजकल जो वाहन की आरसी आती है आप देखा करें, जो एटीएम के रूप में आती है, उसके ऊपर लिखा आता है न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अनुसार ये कौन से मानक के अकॉर्डिंग गाड़ी है। अभी जैसे पुरानी गाड़ियों को भी निकालने के लिए बोला था कि यूरो 6 आ रहा है, यूरो 6, बात को समझे, मानक, है ना। तो आप समझे कि सबसे पहले यूरो सेकंड आया। तो यूरो सेकंड का क्या टारगेट था, मैं आपको बता दूं बेटा कि यूरो सेकंड के अनुसार डीजल में गंधक की अधिकतम मात्रा 350 ppm, बात को समझे। यूरो सेकंड के अनुसार डीजल में तो गंधक की अधिकतम मात्रा 350 ppm तक, और पेट्रोल में 150 ppm तक की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये तो यूरो सेकंड का था। और नई वाहन ईंधन नीति का जो फाइनल लक्ष्य है वो कहां तक लाने का है, 50, कम करके 50, है ना। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रतिशत है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रतिशत वो बेटा 42% ही होना चाहिए, ये यूरो सेकंड। फिर देखो 11 मेट्रो सिटी थे, तो 11 मेट्रो सिटीज में, ये जो मेट्रो सिटीज होते हैं जैसे बेटा दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, ऐसे आपको 11 मेट्रो सिटीज दे रखे। मैं आपको बता दूं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, यस बेटा। और मैं आपको बता दूं कि सूरत, अहमदाबाद, आगरा, ऐसे 11 मेट्रो सिटी थे। तो 11 मेट्रो सिटी में 1 अप्रैल 2005 को आप जानते बेटा यूरो 3 लागू हो गया। तो उसका और भी टारगेट आया भाई कम करो। फिर तुम जानते हो कि 1 अप्रैल 2010 को इन 11 मेट्रो सिटीज में तो 11 मेट्रो सिटीज में तो यूरो 4 और बाकी शहरों में यूरो 3 था। और आज ये चीज बढ़ते बढ़ते यूरो 6 पे पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई आज ये, यूरो 6 पे। टारगेट एक ही है कि बस यहां ले आओ इसको, लगातार गंधक की मात्रा को कम करते जाओ ताकि SO2 कम बने, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के परसेंटेज को कम करते जाओ ताकि अदहित हाइड्रोकार्बन कम बने। और जैसे बेरियम री मिला दी गई डीजल पेट्रोल में ताकि वो प्रदूषण को कम करते हैं, बेरियम, BA, बात को समझ रहे हैं। तो ये यूरो का यही टारगेट था। तो ये आपके होते हैं स्टैंडर्ड, सख्त पर्यावरणीय मानक। और आज आप जानते हो कि कुछ दिनों बाद में जो मेट्रो सिटीज होंगी वहां पर अगर कम यूरो की वाहन होगा तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड दिया गया है न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा, बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा आप जानते हैं, ये सारी बातें आपकी हो गई, है ना। तो ये आप जानते हैं कि मैंने आपको पूरा जो एयर पोल्यूशन पढ़ा दिया और उसका जो केस स्टडी है दिल्ली का, और वो सारी बातें मैंने आपको करवा दी इसके अंदर। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा कि इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, अपने भारत में मतलब ये और भी प्रदूषण थे, जल प्रदूषण था ऐसे। तो प्रदूषण नियमन और रोकथाम के लिए कुछ अधिनियम भी पारित हुए, और वो अधिनियम से अच्छा क्वेश्चन आ जाता आपका। तो आप इस यूरो को समझ गए, यूरो का एक ही टारगेट है कि इन चीजों को कम करें बस। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई क्लियर। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा कि फिर अपन बात करेंगे
कि भारत में वो विशेष अधिनियम भी बनाए गए हर प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए। यस बेटा जी, तो ध्यान दो, भारत में प्रदूषण नियमन हेतु कुछ प्रमुख अधिनियम, तो बेटा बहुत सारे एक्ट यानी अधिनियम बनाए गए प्रदूषण को कम करने के लिए। तो देखिएगा फर्स्ट आपका क्या था, ये ऐसे अपन बता देते हैं, जैसे उसको अपन आगे भी पढ़ेंगे। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। यस बेटा, तो अपन क्या कहते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1976। तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए या उसको रोका जाए, जो भी गंगा यमुना उन पर कई एक्शन प्लान लगाकर अपन आगे बात करेंगे। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 एक तो ये अधिनियम आया। यस बेटा, फिर आप जानते हो कि नेक्स्ट आपका क्या था, द एयर, वही बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, तो वो आपका आया था 1981 में, कि वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1981। बात को समझ रहे हैं। इसके बाद आप समझ सकते हो बेटा कि इसी अधिनियम में 1987 में संशोधन किया गया, और जो ध्वनि का अवांछनीय स्तर था ना, ध्वनि प्रदूषक था, उसको भी फिर वायु प्रदूषण में सम्मिलित कर लिया गया, है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि इस अधिनियम में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, 1987 में संशोधन हुआ, है ना, जिसके अनुसार ध्वनि के अवांछनीय स्तर को भी वायु प्रदूषण में सम्मिलित कर लिया, वायु प्रदूषक माना गया, वायु प्रदूषण में सम्मिलित कर लिया। ध्यान से सुनना, तो 1987 में संशोधन हुआ, तो आप भूल मत जाना इन डेट्स को, है ना। फिर आप देखिएगा कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, द एनवायरमेंट, अब पूरा आएगा पर्यावरण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या था, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था। ये अपन ऐसे कहें कि द एनवायरमेंटल, यहां से कहते हैं बेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी क्या था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो पूरे पर्यावरण का सुरक्षा अधिनियम कब आया बेटा, 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया 1986 में। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हैं इस अधिनियम के द्वारा वायु जल और मृदा प्रदूषण के नियंत्रण और वायु जल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखना, ये अपन बात इसका लक्ष्य था।
तो आप जानते बेटा कि इस अधिनियम में वायु, जल तथा मृदा, वायु, जल और अपन कहेंगे बेटा कि मृदा प्रदूषण के नियंत्रण, तो पर्यावरण सुरक्षा में सब कुछ आ गया कि अपने सराउंडिंग जो भी कुल परिस्थिति है वही तो पर्यावरण है, चाहे वायु हो, जल हो, चाहे मृदा हो। तो इस अधिनियम में वायु, जल, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण तथा इन सब की इनकी गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रावधान है। यस बेटा, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधिनियम जो अपने सामने आए, और ये आप क्या जानते हो कि इन चीजों के लिए सारे अधिनियम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। अब अपन बात आते हैं कि अपन एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, ये अधिनियम पढ़ लिए, तो अपन अब नेक्स्ट पे चलते हैं किस पे, जल प्रदूषण पे, वाटर पोल्यूशन। तो देखिए बेटा कि वाटर पोल्यूशन क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण की बात करते हैं, तो मैं आपको बात करता हूँ बेटा कि वही बात की जल के भौतिक और रासायनिक संगठन में जो अवांछनीय परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि जल के भौतिक व रासायनिक संगठन में अवांछनीय परिवर्तन, जल प्रदूषण कहलाता है। अब यहां देखना बेटा कि जल के भौतिक और रासायनिक संगठन के अंदर जो अवांछनीय परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। यस बेटा, देखो जलीय जीवों, देखो आप सुनो, अपन को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, एयर से, मतलब एनवायरमेंट से, यानी एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से। तो जल के अंदर जो जीव उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती है, जल से मिलती है। जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, डीओ है, डिजोल ऑक्सीजन। यस, आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे कारण हो जाएं या कुछ ऐसी चीजें मिक्स हो जाए वाटर के अंदर कि वो डीजल ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो जल अशुद्धि होगा, उन जलीय जीवों की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। बात को समझ रहे हैं। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि देखो अपन कहें कि जल में बाहरी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ बढ़ने पर जल के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और जल के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो जल क्या है, प्रदूषण है। आप जानते हो जल प्रदूषण घरेलू अपमार्जक, यानी जल प्रदूषण किस किस के कारण होता है, तो जल प्रदूषण जैसे बेटा कि घरेलू पानी के अंदर आप जानते हो अपमार्जक, यानी अपन साबुन धोते हैं तो घरेलू अपमार्जक, सॉरी, यस, तो आप जानते हो बेटा कि घरेलू अपमार्जक हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, खेती के अपशिष्ट हैं, या ताप विद्युत बिजली घरों के जो बहुत अत्यधिक गर्म पानी है वो भी प्रदूषक ही माना जाता है। तो वो सारे मिल जाएं तो आप जानते बेटा कि जल प्रदूषण घरेलू अपमार्जक वाहित मल, वाहित मल आपका होता है सीवेज, वाहित मल सीवेज। अब घरेलू वाहित मल डोमेस्टिक सीवेज होता है, और औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्रियल डिस्पोज है, या खेतों से अपशिष्ट। यस बेटा, खेतों से अपशिष्ट, या अपन कहें भी जो न्यूक्लियर प्रयोग होते हैं, न्यूक्लियर प्रयोगों के अपशिष्ट, और अपन कहें बेटा कि ताप विद्युत घरों के गर्म जल, ताप विद्युत घरों के गर्म जल द्वारा होता है। बात को समझ रहे हैं।
अच्छा सुने, अब जल के अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दो प्रकार के प्रदूषक होंगे। एक वो होंगे ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल, जो जैव निम्नकरणीय होंगे, अपगठनीय होंगे। तो अपगठनीय होंगे तो सूक्ष्म जीव उनका अपगठन करेंगे। अब जो डिकम्पोजर है जीवाणु कवक, उनके अपगठन में उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो जीवाणु कवकों को जो उस ऑर्गेनिक मैटर को या उस अपगठनीय पदार्थों को अपगठित करने के लिए जो आवश्यकता होगी, वो आपकी होगी बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो बताएंगे आपको। अगर वो बढ़ गई तो जल क्या होता है? प्रदूषण ही होता है, क्योंकि डीओ घट जाएगी, डिजोल ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। बात को समझे। इसके अलावा जल के अंदर अपन बात उठा कि एक बात और बताऊंगी, बहुत सारे जैव अनिम्नकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन किया ही नहीं जा सके। जैसे आपने कर्सिक एब्सिस बताए, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी, बीएससी, है ना। और जो हैवी मेटल्स, टॉक्सिक मेटल बताई थी मैंने आपको, भारी धातुएं, मरकरी है, पारा मतलब कैडमियम है, और आर्सेनिक है, बहुत सारी अपन बात रहेगी वो जिनका अपघटन नहीं हो सके, तो वो भी आगे जाकर कई प्रकार के अन्य कारण उत्पन्न करेंगे, जो अपन सारे ही बात करेंगे, है ना बेटा। तो देखो, लेकिन सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो नदियों झीलों का जो सबसे अपने जो ये नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, फिर झीलों, इनका प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण है ना, वो है घरेलू वाहितमल, डोमेस्टिक सीवेज, यस, या इंडस्ट्रियल सीवेज, उद्योग धंधों का अपशिष्ट, या फिर घरेलू वाहितमल। अरे घर में अपन दिन भर में, एक घर में अपन 100 लीटर पानी लगभग एवरेज एक सदस्य 20 लीटर या 100-150 लीटर 200 लीटर अपन पानी यूज करते हैं, उसमें थोड़ी सी इंप्यूटीज, थोड़ी सी अशुद्धियां मिलती है और वो घरेलू वाहितमल हो जाता है, डोमेस्टिक सीवेज। लेकिन वो जलाशय में सीधा चला जाए तो खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें सबसे मेन क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, यस। और फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि उद्योगों के कर्सिक अपशिष्ट आते हैं तो उनमें अनअपगठनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा होते हैं, तो वो और अलग प्रॉब्लम्स उत्पन्न करेंगे, यस। तो सबसे पहले देखो, अपन कहते हैं बेटा कि जो अधिकांश नदियों, झीलों के लिए, आप जानते बेटा, अधिकांश जो नदियों झीलों के लिए में, या अधिकांश नदियों झीलों में प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक, झीलों में प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक घरेलू वाहित मल, डोमेस्टिक सीवेज है। अब बेटा बात आ जाती है कि डोमेस्टिक सीवेज है क्या। यस बेटा, कि देखो घर के जल में, इसमें ऑलमोस्ट वाटर ही होता है। आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक सीवेज है ना, डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू वाहित मल, डोमेस्टिक सीवेज में 99.99% वाटर ही होता है, जल ही होता है। लेकिन इसमें 0.1% ओनली, 0.1% इम्प्यूटीज, अशुद्धियां मिलने पर यह पीने अयोग्य हो जाता है। बात को समझे? पीने अयोग्य हो जाता है, बात को समझ रहे हो? तो इसको आप कहते हो डोमेस्टिक सीवेज। तो आपको पता है 99.99, अगर अपन बात करें परसेंटेज की, तो आप क्या कहोगे कि भाई 99.99% यानी 99.99 क्या है? जल, यस। 0.1% ऐसे दूंगा मैं इसको कि 0.1% इम्प्यूटीज है। अब ये 0.1% इम्प्यूटीज में अपन घर में जल को जब काम में लेते हैं तो क्या क्या मिल जाता है?
तो 0.1% इम्प्यूरिटीज में, अशुद्धियों में, और आप जानते हो जो बड़े मेट्रो सिटी होते हैं उसमें चाहे छत, बरसात का छत का पानी हो, चाहे कपड़े धोने का पानी हो, चाहे रसोई में जितना पानी यूज करें, चाहे बर्तन धोएं, कुछ भी करें, वो सारा एक लाइन में आता है सीवरेज में। या अपने जो टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनका सारा पानी वहीं आता है। तो साबुन के लवण ये सारे उसमें मिल जाते हैं। तो आप समझे कि 0.1% इम्प्यूरिटीज में क्या क्या है, जो 0.1% इम्प्यूरिटीज है। इस 0.1% इम्प्यूरिटीज में देखो, पहले तो अपन बात करें बेटा कि निलंबित कण, कुछ ऐसे कण होते हैं जो थोड़ी देर बाद में बैठ जाते हैं। निलंबित कण, सस्पेंडेड पार्टिकल, निलंबित कण जैसे बालू, रेत, सैंड, ये आते हैं ना, निलंबित कण हो गए। यस बेटा। या जैसे स्लिट होती है, गाद होती है, तो थोड़ी देर बाद में वो बैठ जाते हैं नीचे, निलंबित कण। फिर आप क्या कहोगे, कोलाइडी, कोलाइडी पदार्थ। तो बेटा जानते हो कोलाइडी पदार्थ में कौन कौन आएंगे, जैसे मल पदार्थ आप जानते हो, बड़ी आंत्र, कई सारे सूक्ष्म जीवों का आवास होता है। जीवाणु तो मल है, जीवाणु हैं, वस्त्र हैं, रेसे हैं, ये आपके हो गए कोलाइडी पदार्थ। और विलीन कण, जो साबुन अपमार्जक के जो विलीन कण होते हैं या अन्य अपशिष्ट है ना, तो विलीन कण के अंदर आप जानते हो सोडियम है, नाइट्रेट है, फास्फेट है ना बेटा, कैल्शियम है, ये सारे है ना बेटा। यानी जो नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे आप जानते हैं कि आपके होते हैं विलीन कण। क्या होते हैं, विलीन कण। तो ऐसी मात्र 0.1% इम्प्यूरिटीज मिक्स होती है और वो घरेलू जल अनुपयोगी हो जाता है। बात को समझे। तो वो 0.1% इम्प्यूरिटीज का अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो ये आपको याद रखना। बात समझ रहे बेटा। इसके लिए अपन बात करते हैं फिर देखो इसमें कि देखो सीवेज में जो ठोस पदार्थ है, वाहितमल उपचार संयंत्र। अच्छा, सीवेज आगे पर एक चैप्टर और आएगा जहां पर सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वाहितमल उपचार संयंत्र, वाहितमल उपचार संयंत्र। तो जो वाहितमल उपचार संयंत्र होते हैं उनमें जो प्राथमिक उपचार होता है ना, वो छनन अवसादन। तो जो ठोस कण होते हैं या लकड़ी के टुकड़े होते हैं, पत्थर, वो तो आप जानते हो, पहले इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो पैंदे में बैठ जाएंगे, या फिर जालियों से छनित्र फिल्ट्रेशन किया जाता है, छाना जाता है, तो वो तो हट जाएंगे। लेकिन इस सीवेज के अंदर जो घुलनशील लवण है, जो घुलनशील लवण है, घुलनशील लवण है, या फिर अपन बात रहे कि जो कार्बनिक विलेय हैं, कार्बनिक पदार्थ विलेय हैं, जो विलीन कण विलेय हैं, इनको आप जानते हो ना तो छान के अलग कर सकते हो और नहीं अवसादन, शांत छोड़ सेडिमेंटेशन से अलग होंगे। तो फिर आप जानते हो कि ये बड़ी समस्या है, घुलनशील लवण और कार्बनिक विलेयों को आप अलग नहीं कर सकते हो। बात को समझे, है ना, क्योंकि घुलनशील लवण और कार्बनिक पदार्थों का पृथक्करण मुश्किल है। और आप जानते हो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स, डोमेस्टिक सीवेज सबसे मुख्यतः किससे बने होते हैं, या मुख्यतः उसका घटक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सोल्यूट है ना, कार्बनिक पदार्थ है। अब अगर मान लो, अब इन कार्बनिक पदार्थों की सीवेज को अगर मान लो कि जलाशय में सीधा डाल दिया जाए, अगर सीधा चला गया तो सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। तो वो सूक्ष्म जीव उस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करने में ऑक्सीजन यूज करेंगे, उसको आप कहोगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इससे डिजोल ऑक्सीजन क्या होगी, कमी होगी। और अन्य जीवों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु होगी ना। बात को समझे। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि भाई एसटीपी के द्वारा जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं या फिर लकड़ी के टुकड़े रिए, उनको तो छनन अवसादन से हटा दिया जाता है। लेकिन घुलनशील लवण, कार्बनिक विलेय, इनका पृथक्करण करना मुश्किल है, पृथक्करण करना मुश्किल है। यस बेटा। जब तक अपन आगे उस एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आगे उपचार नहीं करें, और अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाहितमल उपचार संयंत्र। बात को समझ रहे हैं आप। अब मेरी बात सुनो मेरे बेटा कि देखिएगा, ये अब अपन बात मान लो कि अब अपन ये पढ़ेंगे कि डिजोल ऑक्सीजन क्या होती है ना। अपन ये पढ़ेंगे कि डिजोल ऑक्सीजन होती क्या है।
BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? जो बहुत अच्छा क्वेश्चन एम्स में पहले, अब तो एक हो गया, लेकिन बहुत बार नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बेटा, यदि जल में डिजोल ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर यानी 8 मिलीग्राम लीटर इनवर्स से कम हो जाए तो प्रदूषित है, और वो 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रदूषित है। बात को समझे? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब इस बात को नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत इंपॉर्टेंट वे से देखें कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट ही क्या समझाऊंगा, आप पढ़कर भी आए। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिजोल ऑक्सीजन, डिजोल ऑक्सीजन। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सारे? तो ये मैं आपको बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझाऊंगा, BOD और क्या DO। क्लियर है?